अगर बालेन शाह बने नेपाल के प्रधानमंत्री तो ये भारत के लिए अच्छा होगा या बुरा? चिकन नेक पर पहले स्टैंड से समझिए। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। यहां रैपर से नेता बने बालेन शाह की पार्टी आरएसपी सबसे बड़ी विजेता बनती दिख रही है। इस तरह से बालेन शाह के पीएम बनने की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है बालेन शाह और उनकी जीत का भारत नेपाल संबंध पर क्या असर पड़ सकता है। नेपाल के संसदीय चुनावों में युवा ताकत का कमाल दिख रहा है। रैपर से नेता बने काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह की नई पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल चुनाव में भारी बढ़त के साथ आगे चल रही है। चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक अब तक हुई वोट की गिनती में आरएसपी ने 6 सीटें जीती और कई सीटों पर वो आगे रही। और ऐसे में 35 वर्षीय बालेन शाह नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार बन गए हैं। तो नेपाल में पिछले साल हुए जेनजी आंदोलन के बाद वहां हो रहे ये पहले आम चुनाव हैं। इन विरोध प्रदर्शन के चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा था और संसद भंग कर दी गई थी। उसके बाद 165 संसदीय सीटों के लिए गुरुवार को वोटिंग हुई, जिसमें बालेन शाह और आरएसपी और केपी शर्मा ओली की सीपीएम यूएमएल समेत 67 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार मैदान में उतरे। बालेन शाह की पार्टी काफ़ी मजबूती के साथ उभरती हुई नजर आई, तो वहीं ओली की सीपीएन भी कई सीटों पर लीड करती दिखी। नेपाली कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं दिया। बालेन शाह खुद झापा 5 सीट से पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को भारी अंतर से पीछे छोड़ते दिखे और ऐसे में बालेन शाह का जो वोट प्रतिशत था वो काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन ऐसे में बालेन शाह अगर प्रधानमंत्री बनते हैं नेपाल के, तो भारत और नेपाल के संबंध पर इसका क्या असर पड़ेगा? भारत के लिए बालेन शाह का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना क्या फायदेमंद साबित होगा या फिर ये बुरा होगा? तो देखिए, बालेन शाह का इंडिया कनेक्शन क्या है वो सबसे पहले आप जान लीजिए। 35 वर्षीय बालेन शाह पेशे से सिविल इंजीनियर हैं, जिन्होंने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। 2022 में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में काठमांडू के मेयर बने और युवाओं के बीच एक आइकन बनकर उभरे। उन्होंने 2022 में ही आरएसपी का गठन किया, लेकिन जेनजी आंदोलन के बाद ये पार्टी युवा असंतोष का चेहरा बन गई। पार्टी का फोकस एंटी करप्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी पर है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब है? तो बालेन शाह के कुछ पुराने बयानों ने भारत को चिंता में डाला था। 2023 में उन्होंने बॉलीवुड फिल्म में सीता को भारत की बेटी कहने पर भारतीय फिल्मों पर बैन की मांग की थी, क्योंकि नेपाली परंपरा में सीता का जन्म नेपाल या नेपाल बिहार बॉर्डर पर माना जाता है। उसी साल उन्होंने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का एक मैप लगाया था, जिसमें कुछ भारतीय क्षेत्र शामिल थे और इसे भारत की संसद में अखंड भारत म्यूरल का जवाब बताया। चीन से दूरी का संकेत भी है। साल 2025 में एक पोस्ट में भारत, अमेरिका और चीन के खिलाफ गाली गलौज वाली भाषा इस्तेमाल की, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया। लेकिन हाल ही के महीनों में उनके रुख में कुछ बदलाव दिखा है। आरएसपी के मैनिफेस्टो से चीन की बीआरआर से जुड़े दमक इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट को हटा दिया गया, जो ओली के गढ़ झापा 5 में था। ये भारत के लिए राहत की बात है, खास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिहाज से। आरएसपी बैलेंस्ड विदेश नीति पर जोर दे रही है। अब भारत नेपाल संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? तो देखिए, आरएसपी के घोषणा पत्र में संतुलित विदेश नीति की बात कही गई है। माना यह जा रहा है कि अगर बालेन शाह सत्ता में आते हैं तो वो आर्थिक सहयोग, बुनियादी ढांचा विकास और भ्रष्टाचार विरोधी सुधारों पर जोर दे सकते हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि शासन का सीमित अनुभव होने के कारण उनकी विदेश नीति कभी कभी अप्रत्याशित भी हो सकती है। बालेन शाह के बारे में और डिटेल में आपको बताते हैं। तो देखिए, बालेन शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को हुआ। वो पहले नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन के बड़े नाम थे। 2013 में उन्होंने रॉ बर्ड्स नाम से एक रैप बैटल प्लेटफॉर्म शुरू किया और अपने गानों में उन्होंने भ्रष्टाचार, असमानता जैसे मुद्दों पर काफ़ी तीखी बातें की। बालेन शाह ने 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में काठमांडू मेयर चुनाव जीता और 61,000 प्लस वोट से बड़ी पार्टियों को भी हराया। उन्होंने कचरा प्रबंधन, सड़क सुधार
और भ्रष्टाचार विरोधी कदम से काफी सुर्खियां बटोरी हैं। बालिन ने कर्नाटक के विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी VTU से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। वो सिविल इंजीनियर हैं और 2015 के भूकंप में रेस्क्यू रिलीफ वर्क में भी काफी सक्रिय थे, जिससे उनकी सोशल वर्कर इमेज भी बनी है। अब 2026 के आम चुनाव में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि RSP को ज्वाइन किया। प्रधानमंत्री पद के प्रमुख उम्मीदवार बने। जेनजी विरोध प्रदर्शन के बाद वो युवाओं का चेहरा बन गए। कुल मिलाकर बालेन शाह की जीत नेपाल में पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ युवा विद्रोह का एक प्रतीक है। अगर नेपाल के आम चुनाव में RSP बहुमत हासिल करती है तो 35 साल के बालेन नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि नेपाल में अब बदलाव की लहर है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता का एक लंबा इतिहास रहा है। 1990 से इसकी शुरुआत करें तो देखिए 1990 में लोकतंत्र की बहाली के बाद से नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है। पिछले 3 दशकों में देश में 32 बार सरकार बदल चुकी है। 32 बार 3 दशकों में। इस अस्थिरता का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी काफ़ी पड़ा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था अभी भी मुख्य रूप से कृषि पर ही आधारित है और रोजगार के अवसर काफी सीमित है और इस कारण से लाखों नेपाली नागरिक विदेशों में काम करने को मजबूर हैं। बालेन शाह चीन के लिए अच्छी खबर क्यों नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, दरअसल KP शर्मा ओली के कार्यकाल में नेपाल और चीन के संबंध काफी मजबूत हुए थे, जबकि बालेन शाह चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर कई बार सवाल भी उठाते रहे हैं। हालांकि बालेन शाह ने खुद को खुलकर चीन विरोधी नेता के तौर पर पेश कभी नहीं किया, लेकिन उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI समेत कई परियोजनाओं पर सतर्क रुख अपनाने की बात कही। उदाहरण के तौर पर ओली की चीन यात्रा के दौरान शाह ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि नेपाल को लिपुलेख पास को लेकर अपने दावे पर बीजिंग के सामने स्पष्ट बात रखनी चाहिए। 2023 में चीन ने एक नक्शा जारी किया था जिसमें नेपाल की ओर से ये दावा किया गया था कि इलाके को भारत में दिखाया गया। अब शाह इस बात से इतना ज़्यादा नाराज हुए कि अपनी प्रस्तावित चीन यात्रा ही उन्होंने रद्द कर दी थी। उन्होंने इसे नैतिक आधार पर लिया गया एक फैसला बताया था। बालेन शाह ने चुनावी घोषणा पत्र से चीन समर्थित BRI इंडस्ट्रियल पार्क परियोजना को भी हटा दिया था। इसके पीछे भारत की चिंता और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास उसकी रणनीतिक स्थिति को एक कारण बताया गया। बालेन शाह के लिए नेपाल में चुनौतियां क्या होंगी वो भी जान लीजिए। तो देखिए, नेपाल पर चीन का आर्थिक प्रभाव एक बड़ा मुद्दा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल पर चीन का करीब $3 अरब का कर्ज है। अब ऐसे में अगर बालेन शाह की सरकार बनती है तो चीन के साथ आर्थिक संबंध और नेपाल की राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना उनके लिए काफ़ी बड़ी चुनौती हो सकता है। नेपाल में इस बार के संसदीय चुनाव में करीब 60% मतदान दर्ज किया गया। यह चुनाव उस बड़े राजनीतिक उथल पुथल के बाद हो रहा है जिसने पिछले साल ओली सरकार को ही गिरा दिया था। अब ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जब 3 दशक में 32 बार यहाँ पर सरकार बदल चुकी है, कई बार यहाँ पर अस्थिरता देखने को मिली है। खासतौर पर नेपाल में अर्थव्यवस्था को लेकर हमेशा देखिए कृषि आधारित देश रहा है और ऐसे में अगर बालेन शाह यहाँ के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ऐसे में चीन को लेकर, भारत को लेकर कई तरह की चिंताएं और कई तरह की चुनौतियां भी बालेन शाह के सामने हैं। अब पिछले साल क्योंकि ओली सरकार को यहाँ पर गिरा दिया गया, काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिली है। इस बार जो मतदान का प्रतिशत है वो करीब 60% रहा है। प्रतिशत ठीक ठाक रहा, लेकिन ऐसे में संतुलन किस तरह से बनाया जाएगा इस पर सबकी नज़रें होंगी, क्योंकि अगर सरकार बालेन शाह की बनती है तो चीन के साथ आर्थिक संबंध, क्योंकि चीन से पहले ही कर्ज में नेपाल डूबा हुआ है, अब ऐसे में चीन के साथ आर्थिक संबंधों को और बेहतर करना है। अब नेपाल की जो राजनीतिक स्वतंत्रता है उसके बीच कैसे संतुलन बनाया जाएगा। लगातार अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरताएं देखी गई हैं इस देश में। अब ऐसे में नेपाल में इस बार अगर बालेन शाह सरकार बनाते तो उसके बाद से कितनी स्थिरता आएगी, इस पर सबकी नजरें होंगी।